हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग चल रहे हैं अपना फिजिक्स में, कक्षा 12 फिजिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको अच्छे तरीके से लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं। एक आप सामने हेडिंग है, वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में आप पहले सोचिएगा, समझिएगा। जैसे हर चीज का अपना एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वैसे वैद्युत का भी अपना क्षेत्र होता है। अगर हम कहीं खड़े होते हैं जमीन पर, तो कुछ न कुछ क्षेत्र या क्षेत्रफल हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा खड़े होने का क्षेत्र या क्षेत्रफल हो गया। वैसे इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, थोड़ा पहले समझिएगा, उसके बाद बात करेंगे। जैसे मानिएगा कोई वायर है, तार है, हमने इसमें करंट फ्लो करवा दिया। अगर मान लेते हैं ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका हो गया राजस्थान। दिल्ली से राजस्थान के लिए करंट हमको भेजना है। जब भेजते हैं तो शायद इतना तार लगता है। दिल्ली को हमने कैपिटल ए कह दिया है, राजस्थान को हमने कैपिटल बी कह दिया है, तो ठीक है, करंट सप्लाई हम दे रहे हैं भिलाई टू राजस्थान के लिए। तो जगह कैसे कवर करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे इसको, वैद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? हमें लगता होगा ये चीज, जैसे हम तार में करंट फ्लो करवाते हैं, तार के अंदर अंदर होके पूरा चला जाता होगा। वो तो एक मीडियम है। अगर इस पे से करंट फ्लो करेगा तो जानते हैं ना, धारा की विपरीत दिशा में वैसे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, रेसिप्रोकल साइड में वैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो अगर विपरीत दिशा में जाएगा, करंट ऐसे जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मोशन करेंगे। जब उल्टा मोशन करेंगे, गति करेंगे, तो कोलाइजन होगा। क्या सी बात है? हम पूरब जा रहे हैं, कोई पश्चिम आ रहा है, जगह नहीं है, क्या होगा? कोलाइजन होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई दाएं होगा, कोई बाएं होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा बार बार होता रहेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, चारों तरफ सराउंडिंग में हो जाएंगे। ऐसा करते करते इलेक्ट्रिक पूरे तार में ऐसा 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 भागती हुई चली जाती है। अर्थात कुछ यहाँ नीचे साइड में इतना रहेगा, तो ऊपर साइड में भी कुछ इतना रहेगा। तार तो आपका सिर्फ इतना है, लेकिन उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एरिया ऐसा होगा जहां पर वैद्युत का प्रभाव रहेगा। अर्थात अगर वहां हम जाते हैं तो हमको शॉक लग जाता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। बात क्लियर, कंफर्म? आइए पहले एक बार थ्योरी आप लिखिएगा, समझिएगा, लिख करके देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा देखिएगा परिभाषा। क्या लिखेंगे? किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई निकाय वैद्युत या वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो चुका है। किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जहां कोई निकाय, कोई माध्यम, कोई व्यक्ति, जिसको भी आप ले ले, ठीक है ना, वैद्युत या वैद्युत बल का अनुभव करता है कि हम खींचे चले जा रहे हैं, उसकी ओर चले जा रहे हैं, क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। उसे ही क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा सिंपल सी है, इससे आप फास्ट नोट करें। जैसा कि एग्जाम्पल ग्रुप में भी हमने समझा दिया है, आपको दिल्ली से राजस्थान भेज करके तार के माध्यम से हमने ये भी आपको दिखाया था कि अगर करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रेसिप्रोकल साइड में चलेंगे, रेसिप्रोकल दिशा में चलेंगे, कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ दाएं होंगे, कुछ बाएं होंगे, चारों तरफ रन करते चलेंगे। तो जहां तो वो चले जाते हैं, जहां तक घूम सकते हैं, वो सारा का सारा कहलाता है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर, कंफर्म?
या अगर आप देखते हो कभी भी आपके अगल बगल करंट सप्लाई होती है तो खंभों में, पिलर्स में लिख दिया जाता है डेंजरस, नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आप इसके ऊपर ना जाएं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक अगर सप्लाई होगी तो आपको अपनी तरफ खींच सकती है या आपको शॉक लग सकता है। क्योंकि तार में ही नहीं, उसके आगे पीछे नीचे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिससे हमको नुकसान होता है। तो आप फिलहाल इसको थोड़ा फास्ट नोट करें, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। अब हेडिंग सामने आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले समझिएगा है क्या अध्यारोपण मीन्स क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे रोपण मीन्स कहीं न कहीं रखना, ठीक है ना। अध्यारोपण किसी और के लिए या किसी और के माध्यम पर सुपर इम्पोज कर देना, रख देना। एक मोटा मोटी बात आपसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा मकान है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा मकान है, लेकिन मकान बहुत सारे कमरे होंगे, कमरे सभी बटे होते हैं। मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज किसी एक नाम का होता है, सिर्फ एक नाम का कॉलेज होता है। लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर एंट्री कर जाएं तो कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, ऐसे करके सारे कमरों की नंबरिंग्स पड़ी होती हैं, लिखा होता सब कुछ। तो जब अलग अलग हम कमरे की बात करते हैं, रूम्स की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं या किसी ऑफिस की बात करते हैं, तो अलग अलग फैक्टर हो गया। लेकिन ये सारे फैक्टर्स किसी एक संस्था में होते हैं। संस्था में हो गए तो संस्था केवल नाम कहा जाता है। अगर हमें कमरा नंबर 7 में जाना है मान लीजिए, तो 7 में जाएंगे, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। तो पहले इस संस्था में हम जाएं, इसकी गेट में एंट्री करें। जब गेट में एंट्री करेंगे तब देखते हुए जाएंगे कमरा नंबर 7 कहाँ पे है या फला ऑफिस कहाँ पे है। बात क्लियर ना। तो जो इतने ऑफिस हैं सबका अपना एरिया होगा, सबका अपना कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा, वे सभी फैक्टर्स हो गए। और पूरा हम अगर कलेक्ट कर लिए, सारे कमरों को इकट्ठा कर लिए, तो क्या हो गया, अध्यारोपित हो गया, एक मीडियम बन गया, एक माध्यम बन गया। वही चीज हमको यहाँ पर दिखाना, समझाना है। कैसे समझाएंगे। कोई निकाय है, निकाय कोई भी हो सकता है, हम हैं, आप हैं, सभी लोग एक निकाय हैं। सपोज करके थोड़ा देखिएगा और गहराई समझिएगा। मान लीजिएगा फिलहाल ये हमारे सामने एक निकाय है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, क्या सी बात है। तो मान लीजिए कुछ ऐसी बहुत सारी इसमें फ्लक्स रेखाएं हैं, और ये भी मानते हैं ये सेंटर ओ हो गया, इसका चार्ज हमने Q0 दे दिया, चार्ज हमने Q0 दे दिया। यहां पर Q1 हो गया, इसके रेंज को हमने क्या कह दिया, R10 कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया। 01 कहिए, 10 में 10 हो जाएगा, सीरियल से कहिएगा। आगे अगर इसे आप Q2 कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे, R02 बोलेंगे, ठीक है ना। इधर का जो बल होगा क्या होगा, F12 होगा, सॉरी F01 होगा। ये वाला बल क्या होगा, F02 होगा। अगर इसको हमने Qn कह दिया तो ये क्या होगा, बल F0n होगा। सिंपल सी बातें। हर निकाय बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस निकाय में किसी एक कण को आप केंद्रक मान लीजिए, वहीं पर आप बाकी सारे कणों से चले आइए, बारी बारी से चले आइए। तो अगले वाले से आएंगे केंद्र पर, फिर अगले वाले से आएंगे केंद्र पर, फिर अगले वाले से केंद्र पर आएंगे, ऐसा करके बारी बारी से आएंगे, जैसा कि आपके स्ट्रक्चर में है। पहले हम यहां से गए हैं केंद्र पर, कोई एक बल मिला, उस बल का क्या नाम पड़ा, F01 नाम दिया गया। फिर आगे आप इस वाले से आइएगा, इस पे आइएगा, केंद्र पर आइएगा, जिसको आपने केंद्र दिखाया है, क्या होगा वहां का बल, F02 हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप दूसरे पर आए, तीसरे पर आए, चौथे पर आए, तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। हमने मान लिया कि n कणों से मिलकर बना हुआ है, तो nवें कण से आएंगे, क्या होगा, F0n हो जाएगा। तो परिभाषा तो सामने क्लियर हो चुकी है स्ट्रक्चर के माध्यम से। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि कोई भी निकाय बहुत सारे छोटे छोटे तंतुओं से या कणों से मिलकर बना होता है। यदि उस निकाय में किसी एक आवेश को केंद्रक मान करके अन्य समस्त आवेशों से उस आवेश पर जाते हैं, तो लगने वाला परिणामी बल उस माध्यम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। सिंपल सी बात।
जैसा स्ट्रक्चर है, बाकी इसका फार्मूला आप डिजाइन कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। क्या लिखेंगे? अध्यारोपण के नियमानुसार, और ध्यान समझिएगा, जब किसी निकाय में व्याप्त समस्त कणों में से किसी एक कण को निहित मान करके अन्य कणों से निहित कण पर आने से समस्त कणों के द्वारा कुछ बल तथा दूरियां प्राप्त होती हैं। इन समस्त बलों को इकट्ठा कर देने पर प्राप्त माध्यम अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। कोई चीज कठिन लगता है, सरल तरीके से समझिए उसको, अपने भाषा में समझिए उसको, अपने भाषा में आप जानिए उसको, अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके सामने और उसके बाद चल भी रहे हैं उस पे। हम लोग स्ट्रक्चर पे देखते हैं क्या मिलता है। नमूना है ये सामने हमने लिया आपके एग्जाम्पल्स के लिए। सपोज दैट निकाय में कुछ ऐसे सारे वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसको हमने ओरिजिन मान लिया, पहले इसको दिखाया फिर इसको दिखाया, बारी बारी से हम सभी को दिखाएंगे। एक नहीं बहुत सारे होंगे, हमने फिलहाल यहाँ कुछ लिया है। तो ये ओ हो गया, यहाँ इसको हमने कह दिया चार्ज Q1, इसको Q2, Q3, Q4, ठीक है ना। बहुत सारे होंगे, एक को आगे आप ले लीजिए Qn। जगह फिलहाल हमारे पास कुछ कम यहाँ पे है, इसको हमने Qn कह दिया। तो जब हम यहां से यहां जाएंगे तो रेंज क्या होगा, R1n कहलाएगा, सॉरी R12 कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, R13 कहलाएगा। ये वाला क्या होगा, R14 कहलाएगा। ये वाला R1n कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए अब आगे आप अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो इस वाले बल को क्या बोलेंगे, F12 बोल दीजिए। वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, F13 कह दीजिए, इसको F14 कह दीजिए, ठीक है ना। इसको F1n कह दीजिए। एक्स्ट्रा है इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आप और नाम दे सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, चित्र रहा। हम बारी बारी से चलेंगे, नाम भी दे सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बस अब आप ए से ऊपर जाएं, फिर बी से ऊपर जाएं, सी से ऊपर जाएं, डी से ऊपर जाएं, बारी बारी से आप जाते रहें। जब आप ए से ऊपर जाएंगे कुछ बल लगेगा, जानते होंगे फार्मूला आपके पास है, कूलम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई
क्या होता है, आर स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास है, गुलाम का नियम याद होगा, इसके पहले फिलहाल वीडियो में हम बता चुके हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यकारी बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही फार्मूला यहां पर यूज होगा। तो देखते हैं, लगाते हैं। अतः बिंदु ए से ओ पर कार्यकारी बल किसके तहत, अध्यारोपण के सिद्धांत के तहत क्या हो जाएगा, एफ या वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ F12 बराबर, क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में, इस तरफ से उस तरफ को जा रहे हैं, 1/4πε0 और क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। रेंज क्या है, R12 का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं आराम से आप। आगे की बात, तथा बिंदु बी से ओ पर कार्यकारी बल F, अगर बी से आप ओ पर जाएंगे क्या है, Q3 Q1, F13 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर। कहां तक लिखेंगे, अब आगे सीधा डॉट डॉट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, बिंदु एन से ओ पर वही लिखना है, कार्यकारी बल F या वेक्टर F वन एन इज इक्वल 1/4πε0 Q1 QN बाई R1N का होल स्क्वायर। ऐसा एक बात और क्लियर, हम सदिश दिखाने के लिए यहां पर R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब रेंज यहां दिखा चुके हैं तो लिख भी सकते हैं आप, या अगले लाइन में भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। तो अब आगे फिलहाल हमारे पास जगह है नहीं, आप थोड़ा फास्ट करके हमें जगह दीजिए, हम आगे की ओर चल रहे हैं। हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। एकांक सदिश अगर साथ में होता है तो एकांक सदिश को भी दिखा सकते हैं, चूंकि क्या है, वेक्टर फॉर्म है। इन सब के साथ हम कह सकते हैं क्या, R12 कैप, R13 कैप, R1N कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे बहुत डॉट डॉट है, आप सबको इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु ओ पर परिणामी बल वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट प्लस वेक्टर F1N प्लस, सभी को हमने इकट्ठा कर दिया। वही क्या है, परिणामी है, यह अध्यारोपण है। क्या बनेगा, वेक्टर एफ इज इक्वल, इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप ε0 R13 के स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4πε0 Q1 QN R1 का स्क्वायर R1N का कैप। कुछ कॉमन हो तो ले लीजिए। वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0, बचा क्या, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 QN बाई R1 का N का स्क्वायर R1N कैप। ये फिलहाल आपका अध्यारोपण का सिद्धांत का फार्मूला क्लियर हो चुका है। हम इस तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत सिद्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा, एक नहीं बार बार करके देखिएगा, डायग्राम पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, सारा कुछ डायग्राम में निहित है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग कल मिलते हैं। जो बचे हुए शेष हेडिंग्स हैं, पार्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं, उनको लेके चलेंगे। अच्छे तरीके से आप समझिएगा, ठीक है।
ओके। और अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।